तो जय श्री राम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट 2025 जो 12th फ्रेशर्स हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दैट इज वन स्टॉप स्ट्रैटेजी। इसके बाद ये वाला जो है पैटर्न फॉलो करने के बाद आपको कोई नया चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये स्कोर आप आराम से कर सकते हो, दैट इज 700 प्लस। और ये आपको करना भी चाहिए, उद्देश्य रखना चाहिए, ये टारगेट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2024 में जो इन्फ्लेशन हुआ है उसके हिसाब से आपको 700 प्लस सोचना ही चाहिए। और इस मार्क्स के लिए ये गारंटीड वन स्टॉप स्ट्रेटजी है, ये आप फॉलो करके देखो। इसमें सारी जो सबसे मेन पॉइंट होता है 12th फ्रेशर्स का वो होता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। अब नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन कम रहते हैं, ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। जो मेन क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज में। जैसे आप देखोगे अगर रिएक्शन है, जैसे केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कुछ रिएक्शन है वो बार बार सेम रिएक्शन का क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो उसके लिए आपको वो जानना कम से कम जरूरी है, एक बार सिलेबस को पढ़ना। अब सिलेबस को पढ़ने में तीन चीजें आती हैं। एक होता है बचा हुआ सिलेबस है, एक हुआ जो अभी तक पढ़ाई ही नहीं हुआ कोचिंग में, अब पढ़ाई होने वाला है। उसके लिए क्या करना है? पढ़ा हुआ सिलेबस यानी एक बार आपने क्लास कर रखा है, एक बार आपने बुक पढ़ रखे हैं, एक बार पीवाईक्यूज कर रखे हैं, एक बार टेस्ट दे रखा है, लेकिन उसका रिवीजन छूट रहा है। आपको लग रहा है कि वो चैप्टर अब भूल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी जो टॉपिक टेस्ट चल रहे होंगे उसमें तो जस्ट रिसेंट वाले चैप्टर्स चल रहे होंगे। जो एकदम शुरू 12th के एकदम शुरू में हुआ होगा वो सब नहीं चल रहा होगा, उसका टेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो उसको कैसे करना है। और तीसरा बैकलॉग, जो आपने पढ़ा ही नहीं, दैट मीन्स आपने या तो क्लास किया, रिवाइज ही नहीं किया घर पे, तो वो भी आपका बैकलॉग ही हुआ, वो भी आपका बैकलॉग है। भले आपके पास नोट्स है लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो वो बैकलॉग है। और या तो आपने क्लास ही नहीं किया, यानी कि क्लास अटेंड ही नहीं किया किसी कारण से। तो इन तीनों को करने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, और बैकलॉग में भी किस तरह का बैकलॉग है, आपका ज्यादा है कम है, उसके हिसाब से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात, बैकलॉग को आपको करने का सबसे अच्छा समय आ रहा है अब नवरात्रि। नवरात्रि के वैकेशन में लगभग 10 दिनों का वैकेशन होता है सारे कोचिंग्स में, कुछ में 5 ही का होता है, फिर भी वो काफी है बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। अब अगर आपका बैकलॉग्स कम है, आपको लगता है कि ये 4-5 दिन की छुट्टी में भी हो जाएगा, तो आप इस 4-5 दिन में पूरी तरह से बैकलॉग्स पे ही काम करो, पूरी तरह से। लेकिन आपको लगता है नहीं मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग है, और खासकर अभी अगर आपको करना है तो मैं कहता हूँ आप 12th का ही बैकलॉग करो। 11th का अगर बचा हुआ है तो उसको भी छोड़ दो। वो बोर्ड्स जब आपके हो जाएंगे 12th बोर्ड्स, उसके लिए बताऊंगा बोर्ड्स को कैसे करना है। एक्चुअल में बोर्ड्स को अलग से नहीं करना होता है, विथ एनसीईआरटी प्रिपरेशन आपका बोर्ड्स मतलब नीट के प्रिपरेशन के साथ ही हो जाता है। बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए आप कर सकते हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक्स आप यूज कर सकते हो। और बोर्ड्स को कभी भी नॉट बर्डन की तरह नहीं लेते हैं, एज ए सपोर्टर लेते हैं। क्योंकि मान लो जैसे आपका केमिस्ट्री का है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो मेरा फोकस उधर ही है। जैसे आपको एग्जाम में आ गया बोर्ड्स में कि अल्डिहाइड्स के क्या यूजेस हैं, तो उसमें आप जैसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखोगे, फिर आप लिखोगे फॉर्मालिन वगैरह का केमिकल बनाते हैं, फिर फॉर्मालिन का क्या क्या यूज है। तो अगर आप वो इतना याद रखते हो कि फॉर्मालिन है, वो फॉर्मल्डिहाइड से बना के फॉर्मालिन बनाते हैं, फिर उसका बहुत सारा यूज है, तो उसको आप सब्जेक्टिव आंसर लिखते हो। अब आपके नीट एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि भैया फॉर्मल्डिहाइड से बनने, फॉर्मालिन जो है वो किससे बनता है, किससे बनाया जाता है, या फिर उसका क्या क्या यूज है। तो 3 ऑप्शन दे दिया यूज, और चौथा दे दिया ऑल ऑफ दिस। तो अगर आपको याद रहेगा कि हाँ ये तीनों यूज है तो ऑल ऑफ दिस कर। तो अगर आप सब्जेक्टिव करते हो तो ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर होता है। तो इसको बर्डन की तरह नहीं लेना है, एज ए सपोर्टर लेना है सबसे पहले बात तो मैं कहता हूं कि अगर बैकलॉग आपका 11th का है तो आपको बोर्ड्स के बाद करना चाहिए, दैट इज फरवरी में आपका बोर्ड्स होता है, मार्च वगैरह में आपको 11th का बैकलॉग करना चाहिए। उससे पहले अभी का जो टाइम है उसमें आप 12th को ही अच्छा करो, क्योंकि नीट में भी देखो तो 55% और 45 का चलता है, 55 12th और 45 11th का। तो इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स भी आ रहा है। अभी अगर आप 11th चालू करोगे तो फिर आपका बोर्ड्स का टेंशन अलग खाते जाएगा। तो अभी 11th का बैकलॉग मत करो, 12th का ही करो। अगर बिल्कुल नहीं है 12th का बैकलॉग तो सारा रिवीजन ही करते चलो। लेकिन अगर है तो उसको ऑफकोर्स होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसको कैसे करना है? अगर कम है तो नवरात्रि वैकेशन में पूरे 5 दिन आप बैकलॉग ही करो। नहीं, अगर ज्यादा है तो आप नवरात्रि के वैकेशन में 5 दिन में कुछ बैकलॉग करो, कुछ रिवीजन करो। फिर क्लासेस जब चालू होंगी तब तो आपको कुछ नहीं करना है, ना बैकलॉग करना है और ना ही रिवीजन करना है। मतलब रिवीजन करना है लेकिन बस एक दिन वीकेंड पे, मतलब जब क्लासेस चालू होंगी ना तब आपको केवल वीकेंड पे रिवीजन करना है, और बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं करना। क्यों? उस टाइम अगर आप तीनों चीज साथ लेके चलोगे कि अभी जो सिलेबस चल रहा है
उसको भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, बैकलॉग भी कर रहे हैं। तो अभी का जो सिलेबस है वो भी बैकलॉग में चला जाएगा। बैकलॉग वाला चैप्टर अच्छा हो ना हो, लेकिन अभी वाला चैप्टर बैकलॉग में चला जाएगा। तो बैकलॉग को तो करना ही नहीं है जब क्लास चल रहा हो। उस टाइम आप क्या कर सकते हो, अभी जो चल रहा है वो और रिवीजन कर सकते हो, वो भी वीकेंड पे, वो भी मैं बताऊंगा कि कब करना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस छुट्टी का, तो छुट्टी में आपको बैकलॉग पूरी तरह से करो। अगर कम है तो 4 दिन में ही करके निपटा दो। अगर ज्यादा है तो इसको लंबा प्लान बनाओ कि नवरात्रि वैकेशन, दिवाली वैकेशन, छठ पूजा वैकेशन सबको लेते हुए तब मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूंगा सब में। तो क्या करोगे आप नवरात्रि में, क्या करोगे, थोड़ा बैकलॉग हर दिन, थोड़ा बैकलॉग, हाफ टाइम बैकलॉग और हाफ टाइम रिवीजन। हाफ टाइम बैकलॉग क्योंकि लंबा टाइम है ना, तो केवल बैकलॉग ही करते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो हाफ टाइम बैकलॉग और हाफ टाइम रिवीजन। लेकिन छोटा है तो केवल नवरात्रि वैकेशन का यूज कर लो। करना कैसे है बैकलॉग्स को, सबसे पहले कम से कम एक लेक्चर देखना है, साथ में आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। तो उसे लिखते लिखते आपको, और कंसिस्टेंस के साथ अगर आप लेक्चर करोगे तो पहली बार में काफी आप 20-30% मिनिमम आप चैप्टर को जान जाओगे। उसके बाद आप डायरेक्ट चलो पीवाईक्यूज पे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। ये बहुत जरूरी है। अगर बच्चा का बैकलॉग होता है वो खाली थ्योरी पढ़ते रह जाता है, बार बार इसका लेक्चर देगा, फिर उसका लेक्चर देगा, फिर तीसरे का लेक्चर देगा। एक लेक्चर देखो जो आपका फेथफुल हो। जैसे हम लोग का अगर कोई बैकलॉग होता है तो सिंपल हम लोग डायरेक्ट पीडब्ल्यू का क्लास लगाते हैं, जनरल बच्चे वही लगाते हैं। तो एक बार लेक्चर देखो कंसिस्टेंस के साथ, नोट्स बनाओ और उसके बाद डायरेक्ट आप शूट करो क्वेश्चंस पे, दैट इज पीवाईक्यूज पे। अब भैया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, खाली उसी को पढ़ते रह जाओगे तो उसमें तो थ्योरी ही थ्योरी है, इतनी सारी की याद करना बहुत मुश्किल। तो क्वेश्चन पे बताओ कि भैया क्वेश्चन आ किधर से रहे हैं, ये कम से कम पता लगे तो जल्दी होगा। नहीं बैकलॉग को आप बर्डन की तरफ करोगे तो बर्डन और बनता जाएगा। अगर आप बार बार थ्योरी पढ़ रहे हो ना तो आप उसको, उसका बर्डन बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आप क्वेश्चन पे आओ डायरेक्ट, उससे आपका बर्डन कम होगा। कि डायरेक्ट एक बार लेक्चर किया, उसके बाद पीवाईक्यूज किए, ताकि पता चल जाए किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो गलती हुआ, उसमें जो टफ लगा, उसको एनालिसिस करेंगे। भैया अभी पढ़ा था, फिर भी क्या गलती हो गया, क्या मिस्टेक हो गया। तो जस्ट अभी पढ़ा, अभी क्वेश्चन किया और अभी गलती पकड़ ली ना, हमेशा के लिए याद रहेगा कि हाँ ये पढ़ा था फिर भी इसको इस तरह से नहीं समझा तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो उसी टाइम एनालिसिस करो। बार बार थ्योरी पढ़ते रहोगे तो अनकंसिस्टेंस की वजह से वो बर्डन होते जाएगा। इसीलिए इस तरीके से आप करो बैकलॉग्स को। उसके बाद बात आती है पढ़े हुए सिलेबस की, यानी कि जो आपने पढ़ रखा है लेकिन आपका रिवीजन नहीं हुआ, आपको रिवीजन करना है। उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस, यानी कि उल्टा। आपको क्या करना है, हर वीकेंड, यानी हर वीकेंड को जब क्लास भी चलता रहे तब भी, और वैकेशन में भी आप कर सकते हो। वैकेशन में भी अगर आपका वीकेंड का डे पड़ता है, जैसे संडे वगैरह पड़ता है, तो उसमें भी आप कर सकते हो। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज करना है और टेस्ट करने हैं। यानी कि जो भी चैप्टर है आपका वो उठाओ और डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो। एक बार पढ़ रखा है ना, एक बार क्वेश्चन बना रखा है ना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है, एक बार टेस्ट दे रखे हैं, उसी को दोबारा बनाओ। क्योंकि भैया ब्रूस ली, आई थिंक उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं उससे नहीं डरता जिसके पास, जिसने 10,000 स्टेप्स को, 10,000 तरीकों को फॉलो कर रखा है। मार्शल आर्ट में 10,000 तरीके जानता है, उससे नहीं डरता, बल्कि उससे डरता हो जो एक तरीके, एक ही स्टेप को जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। यानी कि आपको अब ऐसा नहीं कि उस चैप्टर के लिए फिर अलग कुछ करना है कि एक बार उसका एनसीईआरटी पढ़ रखा है, आप देखते कोई और रेफरेंस बुक पढ़ के, देखते कोई और टेस्ट लगा के। नहीं, जो टेस्ट पेपर आपने दे रखा है उस टॉपिक के, जिसका आपको रिवीजन करना है, उसी का टेस्ट वापस से, उसी के पीवाईक्यूज, और उसमें जब गलती आए, उसमें जब आपको गलतियां मिले तो फिर आपको क्या करना है, एनालाइज करके W और T, रॉन्ग और टफ करके, और उसको सॉल्व करना है एनसीईआरटी से, टीचर से, फ्रेंड से। नया चीज पे नहीं जाना है। वही टेस्ट पेपर, वही पीवाईक्यूज, वही एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बार बार जितनी बार आपको वो चैप्टर रिवीजन करना है वैसे ही करो रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस से। 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा। और अगर आप थ्योरी लेके बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे। 1 ही घंटे में आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको जो गलतियां उसमें से मिलेंगी उसका आप एनसीईआरटी से पढ़ भी लोगे, उसका थ्योरी भी। और पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखो 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे का भी पढ़ लोगे। इतना हैप्पीनेस मिलेगा ना, ये करके देखो, ये प्रोसेस लागू करके देखो कितना जल्दी रिवीजन होगा। मतलब आई थिंक ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है रिवीजन करने का। उसके बाद है बचा हुआ सिलेबस, इस यानी आफ्टर नवरात्रि। अभी तो मान लो
अब छुट्टियां चालू हो गई होंगी, तो आफ्टर नवरात्रि जब आपका बचा हुआ सिलेबस चालू होगा, क्लासेस चालू होंगे वापस से, यानी नया सिलेबस, बचा हुआ सिलेबस, टीचर नया जो सिलेबस पढ़ाएंगे, उसके लिए अब जो भी बचा हुआ है, अब ये मत बोलो कि अभी तक क्यों नहीं किया, मतलब जो तरीका बताऊंगा उसको ये मत बोलना कि ये तो हमने अभी तक नहीं किया तो अब करो कम से कम। सबसे पहली बात, डायरेक्ट दरिया में नहीं कूदना। क्या मतलब कि डायरेक्ट जो आप क्लास में जाके बैठ जाते हो वो नहीं करना। अब से आप क्या करना, एनसीईआरटी पढ़ के जाना और एनसीईआरटी क्वेश्चन तक करके जाना, तब क्लास में बैठना। आप देखना एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ ही इंटेक्स्ट करके बैठना है। दूसरा बात, क्लास में फुल्ली फोकस्ड रहना है। तीसरा, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्लास किया, आए घर पे, आए हॉस्टल पे और डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। कहाँ से करेंगे ये भी बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी से करो, पीवाईक्यू से करो, काफी है। उसके बाद आपके टेस्ट होने ही है उस टॉपिक के, एक हफ्ते बाद आपके टेस्ट होने ही है, तो वो अलग हो गया। 12 जगह के क्वेश्चन मत लगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा और पीवाईक्यूज लगा। आपने एटम पढ़ा, एटम में आप देखो एनसीईआरटी में कितने प्यारे प्यारे थ्योरी क्वेश्चंस है। आप एक बार घर पे पढ़े, हॉस्टल पे पढ़ाने से पहले उसको जाके आपने क्लास में सुना, 2 बार रिवीजन हो गया, उसमें थोड़ा 2-3 नया पॉइंट मिला, वो आपको याद रह जाएगा, अरे ये पॉइंट तो समझा ही नहीं था एनसीईआरटी में, क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आया। अब फिर घर जाके क्वेश्चन लगाओगे तो फिर आपको फिर तीसरा क्या पता चलेगा कि हमने इतना सब पढ़ा, उसमें मेन क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वहां से आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से वो पता लगेगा। और फिर इन क्वेश्चंस को करके वही बात एनालाइज करो, रॉन्ग और टफ खोजो और उसको सॉल्व करो फ्रॉम एनसीईआरटी, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। अपना ये ऑर्डर है कि एनसीईआरटी में चेक करो, फिर टीचर्स से चेक करो और फिर फ्रेंड्स से चेक करो। तो ये हो गया बचा हुआ सिलेबस करने का। अभी तक नहीं किए लेकिन अब आप करो। और बोर्ड्स का मैंने बता दिया कि क्वेश्चन बैंक आप सब्जेक्टिव ले लो, और ये बर्डन नहीं है, ये सपोर्टर है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना, इसी का तैयारी अच्छे से करते हो, तो उसी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वो सब्जेक्टिव ही होता है, उसी में से आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको सब्जेक्टिव लिखना है। और नीट में आपको ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें से एक वर्ड का ऑब्जेक्टिव बना देता है और 3 लाइन का सब्जेक्टिव बना देता है। लेकिन एनसीईआरटी को आप फोकस के साथ पढ़ते हो, समझते हो, तो आप जान जाओगे हम भैया ये रिएक्शन है, इसमें कैसे होता है, इसका रिएक्शन जो है नीट में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे आ जाता है कि ये और ये कंबाइन करेगा तो क्या बने, क्या रिएक्शन होगा। लेकिन उसके बारे में आपको बुक में दिया रहता है कि किस तरह से वो रिएक्शन होता है, कौन सा ग्रुप जो है कौन सा रिएजेंट है उसमें, कौन सा, पूरा मैकेनिज्म उसका बताया हुआ रहता है। तो उसी को सब्जेक्टिव आंसर लिखना है। तो इट इज नॉट एज अ बर्डन, इट इज एज अ सपोर्ट। तो ये